नमस्कार, मैं हूं राजेश कुमार। वक्त यूपी प्राइम का है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज लखनऊ में सुपर स्पेशलिटी कैंसर इंस्टीट्यूट में ओपीडी सेवा का शुभारंभ किया। इस सेवा के शुरू हो जाने के बाद यहां देश का सबसे बड़ा कैंसर केंद्र होगा ये। और इस वर्चुअल लोकार्पण कार्यक्रम में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समेत कई मंत्रियों ने शिरकत की। लखनऊ में आपके करकमलम से जिस कैंसर संस्थान का आज यहाँ पर लोकार्पण हो रहा है, पहले चरण में ओपीडी ब्लॉक का लोकार्पण, रेडिएशन ऑन्कोलॉजी, सर्जरी व इंडोर भर्ती सेवाओं का शुभारंभ आज आपके करकमलों से हो रहा है। ये पूरा प्रोजेक्ट 805 करोड़ रुपए का है। पहले चरण में हम लोग केवल 54 बेड की इंडोर फैसिलिटी इसमें दे रहे हैं, लेकिन ये आने वाले समय में पहले फेज़ में हम इसको अगले फेज़ में 750 बेड के कैंसर हॉस्पिटल के रूप में और दूसरे फेज में 1250 बेड्स का कैंसर हॉस्पिटल टाटा ट्रस्ट के साथ मिलकर के हम इस कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहे हैं और उसी तर्ज पर इसको हम चलाएंगे। टाटा ट्रस्ट से जुड़े हुए हमारे पदाधिकारी आज ऑनलाइन जुड़े हुए भी हैं और मुझे प्रसन्नता है कि इस नए संस्थान को जो एक गति देने में टाटा ट्रस्ट ने अपना सकारात्मक योगदान आपके मार्गदर्शन में दिया है, आज उसका परिणाम है कि मुंबई के टाटा ट्रस्ट कैंसर हॉस्पिटल की तर्ज पर हम ये सुविधा लखनऊ में भी देने में हमें सफलता प्राप्त होगी। इससे पहले आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन से, उनकी कृपा से काशी में एक कैंसर संस्थान वहाँ पर टाटा ट्रस्ट की मदद से बनकर के तैयार हुआ है और विगत वर्ष ही आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने उसका लोकार्पण किया है। और आज आपके करकमलों से लखनऊ को और प्रदेशवासियों को इतनी अच्छी सुविधा यहाँ पर प्राप्त हो रही है। मैं इसके लिए हृदय प्रदेश की जनता की ओर से आपका हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। साथ ही साथ प्रदेश के अंदर लोक निर्माण विभाग ने जिस तेजी के साथ विकास की परियोजनाओं को आगे बढ़ाने का कार्य किया है, हमारे उप मुख्यमंत्री और लोक निर्माण विभाग के मंत्री श्री पीयूष गोयल हमारे प्रधानमंत्री की कोरोना पॉजिटिव थे, आज ही उनको नेगेटिव हुए। हमारे साथ इस शादी के कार्यक्रम के साथ ही इस उद्घाटन कार्यक्रम से जुड़े हैं। मैं उनके स्वस्थ और दीर्घ जीवन की कामना करता हूं। जिस तेजी के साथ लोक निर्माण विभाग ने तमाम बाधाओं को दूर किया है और खासतौर पर लखनऊ में एक तरफ कहीं पर एनजीटी की समस्या थी, कहीं पे रक्षा से जुड़ी हुई, आर्मी से अपनी फोर्स से जुड़ी हुई बातें थी, उनके साथ विवाद थे, लेकिन आपके रक्षा मंत्री बनने के बाद समय समय पर रक्षा सेनाओं से जुड़े हुए अधिकारियों ने भी सकारात्मक योगदान दिया। लोक निर्माण विभाग ने अपनी पूरी ऊर्जा के साथ इस कोरोना कालखंड के अंदर इन दोनों परियोजनाओं का आज आपके करकमलों से इसका उद्घाटन, दोनों आरओबी बहुत लंबे और लखनऊ की दिशा से यहाँ की लगभग 20 लाख की आबादी की तो लाइफलाइन दोनों आरओबी बन रहे हैं। एक बहुत बड़ी परियोजना आपके पास यहाँ पर लखनऊ को प्रदान है और स्वाभाविक रूप से लखनऊ राजधानी है। लखनऊ के कारण प्रदेश 24 करोड़ के आदि सभी परियोजनाओं से लाभान्वित होते। आपने कृपापूर्वक आज इन सभी कार्यों के लिए समय दिया। आपका प्रोत्साहन हमारे शासन से जुड़े हुए सभी विभागों के लिए एक नया मार्गदर्शन होता है, आगे बढ़ने की एक नई ऊर्जा उससे प्राप्त होती है। मैं इस अवसर पर एक बार फिर से लखनऊ के लोकप्रिय सांसद के रूप में तो मैं आपको इसके लिए बधाई देता हूं कि आप इतने अच्छे कार्यों को, देश की रक्षा सेवाओं को मजबूती प्रदान करने, भारत को रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने और भारत की सुरक्षा के लिए 135 करोड़ लोगों की सुरक्षा के लिए जिस प्रतिबद्धता और मजबूती के साथ आपके नेतृत्व में देश की रक्षा सेनाएं कार्य कर रही हैं, वह तो अद्भुत है, अभिनंदनीय ही है। लेकिन साथ साथ अपने संसदीय क्षेत्र और प्रदेश के बारे में भी आपकी जो रचनात्मक सोच और सहयोग है, मैं इसके लिए आपका हृदय से अभिनंदन करता हूं। लखनऊ के सांसद के रूप में लखनऊ वासियों को आपके द्वारा दी जा रही ये परियोजनाएं, इसलिए आपको लखनऊ वासियों को हृदय से बधाई देता हूं और निश्चित ही मेरा विश्वास है कि आपके मार्गदर्शन में लखनऊ से जुड़ी हुई अन्य जितनी भी परियोजनाएं होंगी, एक समय सीमा के अंदर उन्हें पूरा करके हम लोग आपके भावनाओं के अनुरूप
लखनऊ के विकास को और लखनऊ को जिस प्रकार की मेट्रोपॉलिटन सिटी बनाने की आपने परिकल्पना की है, उसको साकार करने के लिए प्रदेश सरकार पूरी मुस्तैदी के साथ कार्य करेगी। हमारे सभी विभाग इसके लिए पूरी मजबूती के साथ कार्य करेंगे। मैं एक बार फिर से आपका इस अवसर पर अभिनंदन करता हूं। लखनऊ वासियों को इन महत्वपूर्ण परियोजनाओं को लोकार्पित करने के लिए हृदय से बधाई देता हूं। हमारे जो माननीय जनप्रतिनिधिगण लखनऊ के हैं, इन सब को भी मैं इस अवसर पर हृदय से बधाई देते हुए विश्वास करता हूं कि आपके मार्गदर्शन में, आपके नेतृत्व में सभी लोग निरंतर लखनऊ और प्रदेश के विकास में अपना योगदान देंगे। लखनऊ में आपके और उत्तर प्रदेश में कोरोना के मामलों में कमी आ रही है, जिससे कंटेनमेंट जोन और हॉटस्पॉट एरिया में भी कमी आई है। वहीं प्रदेश में 4000 धान खरीद केंद्रों पर 1,27,000 मीट्रिक टन से ज्यादा धान खरीदा जा चुका है। इस बात की जानकारी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एसीएस सचिव, एसीएस स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद और एसीएस सूचना नवनीत सहगल ने दी। एहतियात की आवश्यकता है, बहुत एहतियात की आवश्यकता है, कहीं यह संक्रमण फिर दोबारा ना आए। संक्रमण घट रहा है, इसी के क्रम में हॉटस्पॉट घट रहे हैं, कंटेनमेंट जोन घट रहे हैं, औद्योगिक गतिविधियां तेजी से बढ़ रही हैं। प्रदेश में 8,18,000 इकाइयां क्रियाशील हैं, जिसमें लगभग 52 लाख श्रमिक काम कर रहे हैं। आर्थिक प्रगति को, तरक्की को और बढ़ाने के लिए एमएसएमई इकाइयों को जो वर्तमान में एग्जिस्टिंग है, उनको लगभग 435,000 को 2,727 करोड़ रुपए बैंकों के माध्यम से वितरण कराया गया है। इसी तरह से 5,72,000 नई इकाइयों को 15,461 करोड़ रुपए का ऋण वितरण कराया गया है। मैं 2-3 सूचनाएं और दूंगा। एक तो प्रदेश में धान खरीद पर माननीय मुख्यमंत्री जी का विशेष ध्यान है और अभी तक 4,000 धान क्रय केंद्र स्थापित हैं, जिनमें 1,27,000 मीट्रिक टन धान खरीदा गया है। पिछले वर्ष 11,988 टन ही खरीदा गया था। इस प्रकार पिछले वर्ष से 10 गुना अधिक धान उत्तर प्रदेश में खरीदा गया है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कल एक वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से सभी जिलाधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वे ये सुनिश्चित कराएं कि प्रत्येक किसान को उसके धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य दिया जाए, दिलाया जाए। और उन्होंने इसकी जिम्मेदारी जिला अधिकारी पर सौंपी है कि ये कार्य जिला अधिकारी की व्यक्तिगत जिम्मेदारी है कि वो सुनिश्चित करे कि उसके जनपद में किसानों से समय से धान खरीदा जा रहा है और धान का जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है वो उसको उपलब्ध कराया जा रहा है। इसके साथ साथ माननीय प्रधानमंत्री जी की एक योजना चली है, प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना, जिसके अंतर्गत जो शहरी क्षेत्र में ठेले वाले, रेहड़ी वाले, छोटी छोटी दुकानों वाले, खोखे वाले जो हमारे नागरिक हैं, उनको बैंकों के माध्यम से जोड़ा जा रहा है। प्रधानमंत्री स्वनिधि कार्यक्रम के अंतर्गत माननीय मुख्यमंत्री जी ने कल भी उसकी समीक्षा की थी और माननीय प्रधानमंत्री जी 27 अक्टूबर को उत्तर प्रदेश में लगभग 5 लाख से अधिक ठेले, रेहड़ी और छोटे खोखे खोमचे वालों से संवाद भी करेंगे और उसी दिन प्रदेश के 651 नगर निगम जो हैं और नगर पालिकाएं, नगर पंचायत, इनके लगभग 3 लाख रेहड़ी, ठेले, खोमचे वालों को प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के अंतर्गत ऋण वितरण भी करेंगे। इसके अतिरिक्त राज्य सरकार ये प्रयास कर रही है कि प्रदेश में अधिक से अधिक नागरिकों को आयुष्मान योजना से या माननीय मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना से जोड़ा जाए। उस पे सरकार के पास प्रस्ताव है, जिस पर सरकार विचार कर रही है कि किस प्रकार गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले सभी परिवारों को इसको कैसे जोड़ा जाए। ये प्रस्ताव अभी सरकार के विचाराधीन है। उल्लेखनीय है कि प्रदेश में अभी 2 करोड़ ऐसे परिवार हैं जो कि अभी आयुष्मान योजना से, आयुष्मान भारत योजना से उनको लाभान्वित नहीं हो पा रहे हैं। इन्हें कैसे लाभान्वित किया जाए आयुष्मान योजना के अंतर्गत, इस प्रस्ताव पर विचार चल रहा है। इसके अतिरिक्त माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी आज सायंकाल 5:30 बजे
लखनऊ के लिए उपयोगी परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। सबसे पहले तो सुपर स्पेशलिटी कैंसर इंस्टीट्यूट यहाँ जो बना है उसका लोकार्पण होगा। ये कैंसर इंस्टीट्यूट बंबई के टाटा रिसर्च इंस्टीट्यूट जो देश का सबसे नामी कैंसर का इंस्टीट्यूट है उसकी तर्ज पे काम करेगा। लगभग 805 करोड़ रुपए की लागत से ये प्रोजेक्ट बना है और इसमें आईपीडी ओपीडी सभी की व्यवस्था होगी। है तो आप फोन करेंगे तो आपके बच्चे को उसकी माता को ले जाएगी, डॉक्टर जांच पड़ताल करेंगे, दवाइयां देंगे और फिर घर उनको जाके छोड़ेंगे। तो बच्चों का टीकाकरण बहुत जरूरी है। बच्चे पैदा हों, ये संस्थागत प्रसव हो, अस्पतालों में ये बहुत जरूरी है। कोविड है इस वजह से या माता अगर संदिग्ध भी है कि उसको कोविड हो गया हो तो भी स्तनपान को नहीं रोकना है। बच्चे को स्तनपान कराना आवश्यक है। सावधानी के साथ मास्क लगा करके हाथ साफ करके बच्चों को स्तनपान कराती रहेंगी महिलाएं। बच्चे का टीकाकरण जरूर कराएंगी और जो बच्चे छूट गए थे लॉकडाउन के पीरियड में उनके टीकाकरण के लिए हमने नवंबर माह से विशेष व्यवस्था की है। सभी बच्चों को सूचीबद्ध किया जा रहा है हमारे वर्कर्स के द्वारा। अभी तक हमने लगभग 3.5 लाख टीकाकरण छूट गया था, उनका टीकाकरण किया जाए। ऐसे ही 4 लाख महिलाओं को भी सूची दिया गया है जिनका टेटनस और डिप्थीरिया का टीकाकरण बचा हुआ। तो लगातार स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए आपको प्रयास हो रहा है, लेकिन आप सावधान रहिए, सतर्क रहिए, संक्रमण से बचे रहिए, दूसरों को बचाइए, स्वस्थ रहिए और प्रसन्न रहिए। और राम की नगरी में फिल्म कलाकारों की रामलीला देखने के बाद वीएचपी के कार्यकारी अध्यक्ष आलोक कुमार ने कहा कि देश के 4 लाख गांवों में 27 फरवरी तक प्रभु राम के उत्सव मनाए जाएंगे, जिसमें लोग नाचेंगे, गाएंगे और सभाएं करेंगे। आलोक कुमार ने कहा कि वीएचपी ने तय किया है कि अयोध्या के भव्य राम मंदिर के निर्माण में सहायता के लिए 11 करोड़ परिवारों के 55 करोड़ लोगों से सहयोग मांगा जाएगा। उन्होंने कहा कि मंदिर निर्माण का रास्ता विवाद से मुक्त हुआ है, इसलिए पहले राम मंदिर का निर्माण का काम ही पूरा किया जाएगा। मुझे विश्वास है कि अयोध्या विश्व की आध्यात्मिक राजधानी बन रही है। मैं 5 अगस्त को भी आया था। प्रधानमंत्री और सब संतों के साथ मंदिर के निर्माण के काम में भाग लिया था। ये उचित ही है कि राम जी के मंदिर के साथ उनकी लीला सारे विश्व में अयोध्या से ही जाएगी और इसलिए श्री सुभाष मलिक जी ने, टंडन जी ने इतना अच्छा उपक्रम किया है। मुझे बताया गया कि कल दूरदर्शन पर कई करोड़ लोगों ने इसको देखा है और जैसे जैसे समय बढ़ेगा इसको देखने वाले दर्शक बढ़ेंगे। मुझे विश्वास है कि जो लोग इसको देखेंगे वो इस लीला को अपने जीवन में उतारेंगे। और अयोध्या की रामलीला में अभिनय करने अयोध्या पहुंचे गोरखपुर के सांसद रवि किशन ने कहा कि ये उनका सौभाग्य है कि उन्हें भगवान राम की जन्मस्थली पर भरत का किरदार निभाने का मौका मिला। इसके साथ ही उन्होंने बलिया हत्याकांड मामले पर कहा कि आरोपी के समर्थन पर बलिया विधायक सुरेंद्र सिंह को संगठन ने नोटिस दिया है। मुझे जीते ये सौभाग्य मिला राम की यहाँ मंदिर 500 साल बाद दोबारा पुनः उनको स्थापित किया और उसमें हम यहाँ रामलीला कर रहे हैं और आज भरत की भूमिका में हम अपने प्रभु राम की, अपने बड़े भाई की, अपने भगवान की मर्यादा पुरुषोत्तम सेवा भी करेंगे। दूसरा, जिनके कंधों पर कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी होती है, हम बलिया की बात कर रहे हैं, जब भाजपा नेता ही हत्या करेंगे शरेआम और एक विधायक उनका समर्थन करेंगे तो कैसे काम चलेगा पुलिस? देखिए, उनको संगठन की तरफ से नोटिस चली गई है और आप लोगों को मैं एकदम साफ शब्दों में कह देना चाहता हूं। पीलीभीत कृषि उत्पादन मंडी समिति में धान लेकर पहुंचने वाली ट्रैक्टर ट्रॉलियों पर परिवहन विभाग की तरफ से रिफ्लेक्टिव टेप चिपकाने का अभियान चलाया गया। इस दौरान 100 ट्रॉलियों में टेप चिपकाए गए और सिटी मजिस्ट्रेट अरुण कुमार सिंह, ARTO अमिताभ राय ने किसानों की ट्रॉलियों में ये टेप चिपकाने के साथ ही उन्हें यातायात नियमों के पालन के प्रति जागरूक भी किया। विशेषकर अपराध में पीछे से ये दृश्यमान नहीं होती हैं। रिफ्लेक्टिव टेप लगाए जाने से सुरक्षित हो जाती है। पीछे से कोई मोटरसाइकिल सवार या कार आ रही है तो उससे ट्रैक्टर ट्रॉली विजिबल हो जाती है। जिलाधिकारी महोदय के निर्देश के क्रम में हम लोग
ट्रैक्टर ट्रॉलियों पर रिफ्लेक्टिव टेप का अभियान चलाया जा रहा है। आज सिटी मजिस्ट्रेट महोदय के साथ हम लोगों ने यहाँ पर टेप लगवाए हैं और यह गन्ना सीजन में भी प्रत्येक चीनी मिल को निर्देश दिए गए हैं कि वो उन्हीं ट्रॉलियों को अंदर आने देंगे जिनके ऊपर रिफ्लेक्टिव टेप लगा होगा। तो ये हम लोग लगातार जारी रखेंगे। अभी आज ये इस मंडी समिति से शुरुआत है और आगामी गन्ना सीजन तक ये चलता रहेगा। और सीतापुर में किराए बढ़ाने पर और ओवरलोडिंग को लेकर ट्रक मालिकों ने हड़ताल की, जिससे सभी ट्रक मालिकों ने आज लोडिंग का काम बंद कर दिया, जिसका असर सभी जगह देखने को मिला। ट्रकों का चक्का जाम होने से सीतापुर में होने वाले सामान्य का आवागमन रुक गया और जो सामान था इधर उधर पहुंचाया जाता था उसका आवागमन रुका। और हड़ताल पर बैठे ट्रक मालिकों की मांग है कि ट्रक के भाड़े को बढ़ाया जाए और चलने वाली ओवरलोडिंग को पूर्ण रूप से रोका जाए, क्योंकि सरकार के द्वारा वो लोडिंग पूर्ण रूप से प्रतिबंधित है। सबसे एक लंबा लोडिंग बंद होना चाहिए। दूसरी दिन ट्राली बिल्कुल नहीं चलना चाहिए, चलती है बिल्कुल, और भाड़ा हमारा बढ़ना चाहिए। भाड़ा बहुत महंगा हो गया है, डीजल बहुत महंगा हो गया है, भाड़ा बढ़ नहीं रहा है, भाड़ा नहीं बढ़ रहा है, इसलिए मोटर वाला शमशान की तरफ पहुंच रहा है। तो ये हड़ताल कब तक चलेगी आपकी? जब तक भाड़ा नहीं बढ़ जाएगा। जब तक भाड़ा नहीं तो हड़ताल नहीं बढ़ेगी। कोई पहल हुई है किसी तरफ से भाड़ा बढ़ाने के लिए? कोई व्यापारी आया आपके पास? हाँ, कोई व्यापारी है, वो आश्वासन दे रहे हैं कि हम बढ़ा देंगे, लेकिन और लोग नहीं आ रहे हैं। और क्या है? जैसे ये महंगाई बहुत बढ़ गई है, डीजल बहुत महंगा हो गया, टायर बहुत महंगे हो गए हैं, भाड़े इतने कम होते चले जा रहे हैं रोज, जिसका कोई जवाब नहीं है। इसलिए हम लोग बिल्कुल फेल होते जा रहे हैं, इसलिए हम लोग हड़ताल कर रहे हैं भाड़ा बढ़वाने के लिए। तो सबसे एक और ललितपुर में मिशन शक्ति अभियान के तहत पुलिस लाइन ग्राउंड में मिशन शक्ति नारी सुरक्षा सम्मान कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें इस अभियान की सभी उपस्थित लोगों को जानकारी दी गई। साथ ही एक रैली निकालकर नगर में महिला सम्मान सुरक्षा के लिए जागरूक भी किया गया। जब से योगी आदित्यनाथ जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने हैं, जब से ऐसा कोई गुंडा आगे नहीं बढ़ पाया है, ना बढ़ पाएगा। छोटे मोटे जो आतंकवादी टाइप के लोग थे, उन तक को धराशायी कर दिया गया है। हमारी महिलाएं, हमारी नारी शक्ति जो सतयुग के समय से हैं, वो आज भी हैं। जब से योगी आदित्यनाथ जी उत्तर मुरादाबाद में रेलवे कर्मचारियों ने कोरोना काल में बोनस ना मिलने पर NIMU के नेतृत्व में आंदोलन शुरू कर दिया। आंदोलन कर रहे कर्मचारियों का कहना है कि जब हमने अपनी जान को खतरे में डालकर लगातार अपने समाज और देश के लिए काम किया, मेहनत की, बावजूद इसके उन्हें मेहनत नहीं मिल पाई। जिसके बाद उन्होंने कहा कि आज हम सभी लोगों ने NIMU के तत्वाधान में बोनस मिलने को लेकर आंदोलन किया। रेल कर्मचारियों को हमेशा बोनस मिलता था, उसकी लड़ाई है, क्योंकि अभी तक सरकार ने इस प्रकार से कोई भी अभी अनाउंस नहीं किया है। जो PLB के आधार पर हमको बोनस मिलता था, उस बोनस को ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन के सिपाहियों ने, नॉर्दर्न रेलवे मेंस के सिपाहियों ने लड़के प्राप्त किया था। और इसके लिए अभी हमारी स्टैंडिंग कमेटी ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन के महामंत्री। और झांसी में बिना बारिश के शहर के नजदीक बाढ़ जैसे हालात हो गए हैं। शहर से 10 किलोमीटर दूर कस्बा रक्सा के पास राजघाट नहर कटने से खेत जलमग्न हो गए। दरअसल गेल इंडिया बिना नहर बंद कराए नहर के नीचे खुदाई कर रही थी, लेकिन गेल इंडिया की लापरवाही किसानों पे और यहां के लोगों पे भारी पड़ी। तो जरा सी लापरवाही ने कैसे बड़ा और विकराल रूप ले लिया, यह आपने देखा तस्वीरों में कि कैसे आसपास के जो खेत थे, खलियान थे, वो जलमग्न हो गए और इसका असर जो है वो किसानों पर पड़ा। आगे बढ़ते हैं। सरकार पावरलूमों पर फ्लैट रेट खत्म कर नई योजना लाने की बात कर रही है, जिसका उत्तर प्रदेश बुनकर सभा लगातार विरोध कर रही है। अब प्रदेश भर के बुनकर पावरलूमों का चक्का जाम कर अनिश्चितकालीन हड़ताल कर रहे हैं। 2006 में बुनकरों के लिए लागू फ्लैट रेट को मौजूदा सरकार ने समाप्त कर नई योजना की बात कर रहे हैं। आखिर क्या वजह रही है कि आज जो है आप आंदोलन की राह पे हैं? वजह यह रही है कि जैसे 2006 से हमारा फ्लैट रेट किसानों की तरीके से हमें मिला था कि जिस तरीके से किसान अन्न पैदा करता है, उसी तरीके से बुनकर कपड़ा सस्ते रेट में देता है तन ढकने के लिए।
2006 में राज्य सरकार ने हमें राहत देते हुए पावरलूम उद्योग को बढ़ाने के लिए फ्लैट रेट योजना लागू किया था। लेकिन इस सरकार ने आकर के 4 दिसंबर 2019 को एक शासनादेश जारी किया, जिससे हमारा फ्लैट रेट को खत्म कर दिया गया। उसके लिए 10 महीने से हम लोग लगातार संघर्ष कर रहे हैं, वो लागू की जाएगी। आप बुनकर सभा के प्रदेश अध्यक्ष हैं, आपसे प्रशासन शासन की कई स्तरीय बात हुई है, कई आश्वासन भी दिए गए। क्या शासन जो है आपके जो आश्वासन दिया था उस पर खरा उतरा है कि नहीं? शासन खरा नहीं उतरा, हर साथ धोखा किया गया है। एक मिनट आज जो कुछ भी हमें मजबूर हड़ताल बंदी करना पड़ा है पावरलूमों को, ये सरकार की वादा खिलाफी के खिलाफ। सरकार ने कहा जो 3 सितंबर को जो अपर मुख्य सचिव ने घोषणा किया था कि 1 अगस्त से वो योजना लागू की जाएगी जो बुनकरों से समझबूझकर बुनकर हित में हो गए, उसको लागू किया जाएगा। आपका आंदोलन जिस तरीके चल रहा है, अब अनिश्चितकालीन हड़ताल पे है पूरे उत्तर प्रदेश के बुनकर, आगे की क्या रणनीति तैयार हो? आगे की रणनीति यह है कि हमारा जो उन्होंने 3 तारीख को घोषणा किया था उसको पूरा कर दें। हमें और कोई मांग हमारी नहीं है, जो 3 तारीख को उन्होंने घोषणा किया उसको पूरा करें, उसी में सारी मांगे हमारी समाहित हैं। ये थे बुनकर सभा के प्रदेश अध्यक्ष हाजी इफ्तिखार अहमद, इनका साफ तौर से कहना है कि शासन भले ही नई योजना लेके क्यों ना आ रही हो, लेकिन हमारी मांग पुराने फ्लैट रेट पे ही रहेगी। नूर आलम, प्राइम न्यूज, अम्बेडकर नगर। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश प्रदेश की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम न्यूज।